अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, दुनिया की रौनक देख फिर से, अरे भाई निकल के आ घर से, आ घर से। तो दोस्तों नमस्कार, हेलो, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं हमेशा की तरह आपकी होस्ट और दोस्त रति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है थिएटर राजस्थान। दोस्तों हमारी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि हम आपको एक ऐसे रंगकर्मी से मिलवाएं जिससे कि आप थिएटर की बारीकियों को जानें, आप ये जानें कि थिएटर है क्या चीज़। इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपको एक ऐसे युवा रंगकर्मी से मिला रहे हैं जिन्होंने मात्र 8 साल में 8 साल थिएटर करने के बावजूद 69 प्लेज एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर और एज अ राइटर प्ले किए हैं। हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे आज के युवा रंगकर्मी से जिनका नाम है फिरोज़ मिर्ज़ा जी। तो मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आज के युवा रंगकर्मी को, फिरोज़ मिर्ज़ा जी को। नमस्कार फिरोज़ सर, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया मैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा थिएटर राजस्थान में मुझे इनवाइट किया, और मेरा तो दिल खुश हो गया कि थिएटर के लिए हम लोगों ने हमारी पूरी लाइफ लगा रखी है और ज़ोर शोर से हम लोग युवाओं को लेकर के काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो वेरी मच थिएटर राजस्थान का। थैंक यू फॉर कमिंग, प्लीज़ टेक अ सीट। थैंक यू। आपने इतने सारे प्लेस किए हैं, मैंने आपके बारे में काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है जी। 69 प्लेस, वो भी 8 साल में जी। मायने रखता है जी। तो आप अपने थिएटर के सफ़र के बारे में बताइए कि आपने कैसी शुरुआत करी थिएटर पे? मेरा थिएटर का सफ़र ये रविंद्र मंच से ही शुरू हुआ था। ओके। एक्चुअली क्या है कि मंगलवार को हम लोगों का कोचिंग होता था और ऑफ होता था, और ये जयपुर चिड़ियाघर फ्री होता था, तो हम पास दिखा करके वहाँ जाया करते थे। थोड़ा सोचते थे कि थिएटर पर जाया जाए और वहाँ पर थोड़ी सी आइडियाज़ लगाई जाए कि प्ले कैसे देखें, पासेस कैसे होते हैं, टिकट्स होते हैं नहीं होते हैं। तो फिर हम लोग गए वहाँ पे, कुछ हमारे कुछ नॉन डायरेक्टर्स थे वहाँ पे, उन्हें आइडिया दिया उन लोगों ने हमें कि यहाँ तो रिहर्सल्स होती हैं, 30 दिन ड्रामा की प्रैक्टिस करनी होगी, उसके बाद मंचन नाटक का होगा। तो क्या है, मुझे शौक तो बचपन से ही था। 5th क्लास में मैंने ड्रामा बनाया था स्कूल में, तो शौक मुझे बचपन से था। लेकिन आपने हाँ जी, ड्रामा बनाया था? जी बिल्कुल, 5th क्लास में मैंने ड्रामा बनाया था, और वो सिर्फ 7 या 8 मिनट का था, और वो थोड़ा सा ठीक है, एक्टिंग हो गई, निर्देशन भी मैंने उसका किया, और 2-3 की कास्टिंग थी, कर लिया, बना लिया, बट शौक चढ़ता चला गया। फिर मैंने देखा कि रंगमंच पे कुछ करना चाहिए, स्टडी तो ठीक है कर रहे हैं, बट शौक इसी लाइन में था कि कुछ करें, कुछ अच्छा करें, कुछ बड़ा करें। तो मुझे पता नहीं था कि मैं इतने युवा एक्टर्स को लेकर के जयपुर राजस्थान के मैं 69 प्ले बना चुका हूँगा, ये मुझे पता नहीं था। तो मैंने शुरू किया 2014 में, मेरा पहला नाटक हुआ स्टार्ट, और 32 या 33 की कास्टिंग को लेकर के मैंने उस नाटक को, कमाल है, मंचित किया। 2014 में जब आपने प्ले किया तो आपने एज एन एक्टर उसमें काम किया या एज ए डायरेक्टर उसमें आपने काम किया? क्या है, मैंने डायरेक्शन तो किया था, मन कर रहा था कि लीड रोल भी कर लूँ, लेकिन होता क्या है कि जब अगर कोई लीड एक्टर है उसमें और वो निर्देशन भी कर रहा है, तो वो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल दोनों बराबर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। जी। क्योंकि फिर मैंने एक छोटा सा एक रोल किया था लास्ट में, क्योंकि मुझे लाइट भी देखनी थी, मुझे म्यूज़िक भी देखना था, और साथ में मुझे एंट्रीज पर भी लोगों को बताना था, मेरे आर्टिस्टों को, कि एंट्री है, आ गई है, रेडी रहें, रेडी रहें। तो 3-4 चीज़ों का थोड़ा देखना था, इसलिए फिर छोटा सा रोल किया और मन को तसल्ली मिली, ठीक है कर लिया। सो स्वीट। मैंने सुना है और पढ़ा भी है मैंने आपके बारे में कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्ले में हमारे न्यू कमर्स को ही चांस देते हैं, जिससे कि जिनसे उनका आगे का रास्ता क्लियर हो, उनको थिएटर पे नई पहचान मिले। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया? एक्चुअली क्या है, एक रियल घटना थी, सामाजिक बुराइयाँ थी। तो मैंने जो पहला ड्रामा किया था, तो मैंने एक राइटर का लिखा हुआ था, तो मैंने उसको किया। फिर मैंने देखा हमने इतनी मेहनत की, और राइटर्स को हमने ले करके थोड़ा, वो हालांकि यहाँ नहीं है, बट हमने उनका प्ले किया, बहुत कॉमेडी प्ले था। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना सामाजिक मुद्दों पर नाटक तैयार किया जाए, जो ये समाज में बुराइयाँ चल रही हैं। डेफिनेटली। क्यों ना, मतलब इन बाल विवाह जैसी बहुत भयानक बीमारियां हैं, समाज की बीमारी मानिए आप, उन्हें लेकर के हम इस ड्रामा को तैयार कर पब्लिक को कैसे रूबरू करें। बिल्कुल। और जो हमारे न्यू एक्टर्स हैं, जो नए आर्टिस्ट हैं, उन्हें एक अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि थिएटर क्या है कि अभिनय तो सिखाता है, लेकिन इस समाज में जीना भी सिखाता है। जैसे मतलब आप सोचिए कि हमारे इतने भेदभाव होते हैं समाज में,
वो सारी चीज़ों से दूरियां करता है। मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें थी कि मैं भेदभाव करता था, बट जब से मैंने थिएटर को एक करीबी से जाना, करीबी से पहचाना, तो मेरा तो भेदभाव का मामला ही ख़त्म हो गया, जड़ से ख़त्म हो गया। क्योंकि थिएटर बहुत कुछ सिखाता है और थिएटर एक अंदर से खुशी पैदा करता है। और फिर आज मुझे अच्छा लग रहा है कि बस यहाँ पे बुलाया मुझे, तो मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, इतना बोलना चाहता हूँ कि आज का एपिसोड पूरा आप ही बोलिए। जी 69 प्लेज आपने अभी तक किए हैं, 70वां प्ले अभी ये लिख रहे हैं दोस्तों, वो अभी आगे मंचित करने की प्लानिंग चल रही है इनकी। लेकिन 69 प्लेज में ऐसा कोई आपका यादगार पल जिसे कि आपने एक चुनौती समझकर उस चीज़ को एक्सेप्ट करा हो? चुनौती रियल स्टोरी थी ये। कोविड आया, कोविड 1.5 साल में लोगों ने पैसा उधार लिया लोगों से। तो मेरे करीबी मित्र थे जिन्होंने मकान बनाया और ब्याज पे पैसा लिया। उस नाटक का नाम है ब्याज खोर। अच्छा। तो रियल स्टोरी पर आधारित था, बट उसे काल्पनिक रखा हमने, क्योंकि किसी की चीज़ पे ठेस नहीं पहुंचा सकते हम उसके माध्यम से। तो वो रियल में उसने 1.5 लाख रुपए उधार लिया किसी ब्याज से, प्राइवेट जो आजकल नॉर्मली चलते हैं। तो हमने उसको देखा, वो बंदा हमेशा डिप्रेशन में रहता था, बंदा टेंशन में रहता था, क्योंकि उसके पास सुबह से शाम तक फ़ोन आते थे, मेरा पैसा कब दोगे, मेरा पैसा कब दोगे, कब चुकाओगे। वो डिप्रेशन में चलता चला गया, ना वो अपनी बच्चों पे ध्यान देने लगा, ना अपनी वाइफ पे ध्यान देने लगा, ना वो घर पे ध्यान देने लगा। अब मकान तो बना लिया उसने, अब पैसे चुकाने भी ज़रूरी हैं। तो उस टॉपिक को लेके हमने ये नाटक बनाया, उसका नाम था ब्याज खोर। जिसे मतलब उसमें ये था कि कॉमेडी तो थी नहीं, बट इतना टच था कि वो बंदा कैसे आत्महत्या करता है। रियल में वो बंदा है नहीं आज इस दुनिया में, क्योंकि उस पैसों के चंद पैसों के चक्कर में, उस ब्याज के पैसों के चक्कर में उसने आत्महत्या कर ली और आज उसकी वाइफ, उसके बच्चे हैं। तो हमने वो सारी चीज़ें उस नाटक में मंचित की। पब्लिक ने बहुत अच्छा पसंद किया उसे, काफ़ी ऑडियंस आई उसे। और साथ में जब मैंने उसको, मेरा अहम जो आपने पूछा कि क्या था मेन पॉइंट, नाटक तो हो गया, लेकिन जब मैं एक्टर्स को बुला रहा था तो वहाँ पे 3 या 4 लेडीज़ और 2 जेंट्स बैठे हुए थे, जिसमें से 3 लोग रोने लगे थे। तो मैंने भी पूछ लिया कि आप रो कैसे रहे, आपको नाटक अच्छा लगा या बुरा लगा। तो सर मैं 1 मिनट स्टेज पे आना चाहूँगी। मैंने कहा आपका वेलकम है, आइए, स्वागत है। तो मैंने माइक दिया तो वो और तेज़ रोने लगी। सर बिल्कुल मेरे हार्ट पे टच हुई हुई स्टोरी है। मैंने पूछा कैसे, बोला सर मेरे हस्बैंड ने और मैंने भी लोन ले रखा है। अरे बाप रे। और वो लोन चुक नहीं पा रहा है इस कोविड के चक्कर में, लेकिन सामने जिसने पैसा दिया है वो दबाव बना रहा है सर। तो वो सबसे मेन चीज़ थी। और बहुत रियलिटी, हमें पता नहीं था कि इतने सारे लोगों में 4-5 लोग रियल ही सामने निकल के आएंगे, और ये ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है। आप एज ए डायरेक्टर, आपने जैसे बोला कि सोशल कॉजेस को ही आप अपने थिएटर में उतारते हैं जी। तो इसके अलावा एंटरटेनिंग पार्ट कुछ जैसे हम दर्शकों को बांध के रखें? जैसे क्या होता है कि आजकल जो हमारे दर्शक होते हैं वो ज़्यादा कॉमेडी पसंद करते हैं देखना। सीरियस प्ले तो बोलते हैं कि मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लग रहा, फिर वो बैठ नहीं पाते, क्योंकि थिएटर पर बैठना ही बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ऑडियंस आ रही है, क्योंकि हमारा एक ही मोटिव है कि हम ऑडियंस को इतना लाएं, जैसे सिनेमा में जाती है पब्लिक बहुत, तो हम चाहते हैं वैसे ही हमारी थिएटर पे आए। फिरोज सर, ऑडियंस को लाना बड़ी बात नहीं होती, ऑडियंस को बांधना एक डायरेक्टर होने के नाते बहुत बड़ी बात होती है कि हमारे प्ले, उनको प्ले की थीम हमारे दर्शकों को पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है जी। ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट भी आप दिमाग में रखते होंगे जी। जिस तरह के आप नाटक बनाते हैं। और आपने जितने भी आप न्यू कमर्स के साथ अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप चांस देते हैं। आपने खुद ने बोला कि बहुत सारे आपके पास में आर्टिस्ट होते हैं आपके हर प्ले में। जी। तो कितने प्ले की ड्यूरेशन रखते हैं आप? पहले हम लोग प्ले रखते थे 1 घंटे और 1.5 घंटे के बीच में, लेकिन उसकी भी मैं आपको बात बताता हूँ। मैं पीछे लाइट पे रहता था और ड्रामा चल रहा होता है, तो सबसे पहले मुझे वेट होता है कि पब्लिक कितनी आई, क्योंकि पब्लिक जितनी आएगी तो हम कलाकारों को और डायरेक्टर्स को सबको मज़ा आएगा, मोटिव आएगा प्ले करने में। तो कुछ लोग मतलब आधा घंटा निकलता, 1.25 घंटा निकलता, कुछ लोग एक एक करके जाने लगते। तो वहाँ पर हमारा दिल दुखता, बोला पब्लिक आई लेकिन ये जा रही है, क्या कमी है? जबकि नाटक में ऐसा कुछ नहीं है कि वो बोरिंग फील कर रहा हो, कॉमेडी है स्टार्टिंग से एंड तक। तो हो सकता है कि वो किसी काम से जाना हो, वो उसे कहीं जाना हो, या किसी फैमिली में या किसी शादी में उसे जाना हो। तो हमने उसका जो ड्यूरेशन था पूरी मीटिंग करके हमने उसे 45 और 50 के बीच में रख दिया कि स्टार्ट हो, पब्लिक देखे, पब्लिक आए, अपना कीमती वक्त हमें दे और
वही नाटक का एंड हो जाए। तो इसलिए हमने 45 और 50 के बीच में नाटकों को बनाना शुरू किया। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया कि आपको हमेशा न्यू कमर्स को ही चांस देना चाहिए अपने प्लेस में? भाई हम भी तो आर्टिस्ट हैं, जी हमें भी तो चांस मिलना चाहिए। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। एक्चुअली क्या है, मेरा ये ही एक मकसद है कि नए जो आर्टिस्ट हैं वो थिएटर पे आएँ और समाज को एक आईना दिखाएं, समाज को जो बुराइयां हैं उनसे दूर करें। अगर हम 10 नए आर्टिस्टों को मौका देते हैं स्टेज पर एक ड्रामे में, अगर वो सही रास्ते पे चलता है वो आर्टिस्ट, तो वो अपने घर को सुधारेगा पहले, अपने घर के साथ साथ वो आसपास के जो माहौल है उसको सुधारेगा। और साथ में क्या है, वो जी जान लगा के काम करेगा। हालांकि सीनियर आर्टिस्टों को भी हम रखते हैं क्योंकि वही उन्हें सपोर्ट करते हैं। अच्छा, मतलब आप मुझे लेंगे तो मैं जी जान लगा के काम नहीं करूंगी? आप जी जान लगा के काम करेंगे, गलत बात। जी जान लगा के आप काम करेंगे, लेकिन जो नए हैं वो आपको देख के सीखेंगे। ओह, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच। वो आपको देख के सीखेंगे ये कि थोड़ा सा मजाक का पार्ट था, लेकिन हाँ ये ज़रूरी है कि हम कोई भी काम अगर दोस्तों करते हैं तो उसको पूरी एकाग्रता से हमें करना चाहिए, जिससे कि हमारे आगे के लिए रास्ता अपने आप ही खुलता चला जाए और जो काम हम कर रहे हैं वो पूरी लगनता के साथ करें। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे एज ए डायरेक्टर आपने सोशल कॉज को रखा, आप लाइटिंग की चीज़ों को भी रखते हैं और कॉस्ट्यूम की चीज़ों को रखते हैं, इतनी सारी विधाएं होती हैं हमारे नाटकों में, तो आपका एज अ डायरेक्टर और एज अ आर्टिस्ट सबसे एंटरटेनिंग पार्ट कौन सा रहता है? सबसे मेन क्या है, जैसे नाटक बनाया हम लोगों ने तो लाइटिंग का सबसे अहम किरदार होता है। लाइटिंग में आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? लाइटिंग में हम देखते हैं कि जो कैरेक्टर्स सामने प्ले चल रहा है, जैसे जो कैरेक्टर्स अपनी अदाकारी दिखा रहे हैं पब्लिक को, तो लाइटिंग का एक ऐसा विशेष ध्यान रखा जाता है कि जो कैरेक्टर्स हैं उन्होंने जो ड्रेसेस पहनी हैं और उनका जो मेकअप है, उनका जो ड्रेसअप है, उनके जो हेयर हैं, उनको जो लुक्स दिए गए हैं, वो सब कुछ एकदम क्लियर दिखने चाहिए। क्योंकि जब हम कोई वीडियोस बनाते हैं या कोई लाइव दिखाते हैं तो एकदम लाइट का जो फोकस पड़ता है तो एक अलग ही वो 3D के नज़रिए से देखा जाता है। तो लाइटिंग का बहुत अहम है और लाइटिंग जितनी अच्छी करो उतनी ही कम है, क्योंकि अगर मान लो अंधेरा रह जाए, एक्टर सामने काम कर रहा है और लाइट यहाँ आ रही है, तो फिर वो एक्टर तो दिख ही नहीं पाया, अंधेरे में चला गया। आप इतने अच्छे से अपने आर्टिस्ट को बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, तो मुझे इस एक बात बताइए कि अगर चलते नाटक में अगर वो सेंटर लाइट से आउट हो गया तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? हम जब रिहर्सल करते हैं तो हम पहले या तो जैसे स्टेज पे जाते हैं तो एक लास्ट रन थ्रू लेते हैं, और कभी तो कभी विद लाइट होता है, वो विद लाइट होता है, कभी कभी नहीं भी होता। ओके, क्यों टाइम के अकॉर्डिंग। कभी कभी मौका मिल गया तो ठीक है, हम समझा देते हैं, नहीं मिला तो उन्हें ये बताया जाता है कि यहाँ पे ये फॉक्स है, ये फॉक्स लाइट आएगी और यहाँ पर आपको खड़ा होना होगा। अगर बाय दी वे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको लाइट को पहचानना होगा, क्योंकि आप आंखों से देख सकते हैं, तो आप आगे पीछे होकर के उस लाइट के बीच में आएंगे। तो इस चीज़ के लिए थिएटर पे कोई मार्किंग की जाती है? मार्किंग करने के चांसेस क्या बहुत कम थे, हम क्रॉस लगा देते थे टेप से। अच्छा, टैपिंग कर देते थे, यहाँ पर ये लाइट आएगी, यहाँ पर सामने से लाइट आएगी, ये बैक लाइट यहाँ आएगी, तो हम क्रॉसिंग कर देते थे। तो जो आर्टिस्ट होते थे वो क्रॉस पे जा करके, हाँ, उनको क्लू मिल जाता था कि पीछे से 4 आर्टिस्ट आएंगे, वो इस मेन आर्टिस्ट के पास में क्या डायलॉग बोलेंगे, कहाँ पर पॉइंट्स खड़ा होना, जिससे वो आगे पीछे नहीं होते और पूरे लाइटिंग के घेरे में वो रहते हैं। इससे लाइटमैन भी खुश और हम भी खुश और आर्टिस्ट का भी काम हुआ। कमाल, बहुत बढ़िया बात बताई आपने लाइटिंग के लिए। कॉस्ट्यूम्स में क्या क्या चीज़ें आप देखते हैं? कॉस्ट्यूम्स जैसे जो भी हमारा एक थीम होती है ड्रामे की, उसके आधार पे ही हम कॉस्ट्यूम डिसाइड करते हैं कि मतलब बहुत अच्छी या बहुत ही बुरी, क्योंकि गरीबी में तो फिर हम गरीबी का स्टाइल से उसमें शो कर पाएंगे। अगर मान लो कोई ड्रामा चल रहा है राजघराने का, या कोई जैसे मैंने एक नाटक भी किया था अंधेर नगरी चौपट राजा, उसके जो कॉस्ट्यूम्स है बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो कैरेक्टर में ही डालने पड़ेंगे, उसमें ये नहीं पैंट शर्ट पहना दी जाए उन्हें तो पूरा गेटअप ही देना पड़ेगा, राजा का, महाराजा का, रानी का और दास का, नौकर का। तो कॉस्ट्यूम्स एक मेन मुद्दा होता है स्टोरी को लेकर के। अगर वो गरीबी है स्टोरी या घरेलू स्टोरी है तो वो उसी हिसाब से जाएगा, अगर वो राजा महाराजाओं की है तो वो उसी कॉस्ट्यूम से जाएगा। तो मेन तो कॉस्ट्यूम्स होती है। अच्छा, मान लीजिए एज अ डायरेक्टर जी आपके पास में प्रॉपर्टीज नहीं है जी और आपको महल का सेट बनाना है, तो आप फिर उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करेंगे? थिएटर का नाम जुगाड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, थिएटर एक जुगाड़ है और जुगाड़ से सारे काम हो जाते हैं हिंदुस्तान में। तो हम कुछ जुगाड़ कर लेते हैं और एक स्टेज बना लेते हैं, और अक्सर ऐसा ही होता है कि कभी मान लो
हमें मतलब हथौड़ी नहीं मिलती है, कभी कीलें ख़त्म हो जाती हैं, कभी पर्दा नहीं छोटा पड़ जाता है, कभी क्या। तो हम क्या करते हैं, अब जैसे अभी लास्ट इससे सेकंड वाला जो प्ले किया था, सेकंड लास्ट प्ले किया था, उसमें हमने पीछे पेपर्स लगवाए थे और पेपर आए थे बहुत मुश्किल से, क्योंकि कोविड बस जा ही रहा था। तो पेपर ख़त्म, वहाँ भी ख़त्म। तो हमने एक नीचे उसको जुगाड़ से काम किया, एक पर्दा कैंची से काटा। अब कैंची भी नहीं मिली, कैंची ना लाके उसको पत्थर से हमने काटा। अरे पत्थर से उसको लाइन दी तो लाइन भी टेढ़ी हो रही, जो टेढ़ी लाइन थी उसको तो नीचे दबा दी हमने और ऊपर से कील से उसको पिनअप कर दिया हमने। कमाल। तब जाकर के वो जो खाली स्थान था वो पूरा हुआ। तो ये जुगाड़, थिएटर जुगाड़ करना सिखाता है। अगर जंगल में फंस जाए तो हाँ, जो मतलब काम कर रहा है ना वो एकदम बाहर आ जाएगा, वो जो थिएटर कर रहा है। तो थिएटर जुगाड़ और यही सिखाता सारी बारीकियां आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाते है और हैं। वो भी सीखते हैं साथ में। कमाल, वेरी गुड। बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, सीरियसली। मुझे एक और बात बताइए, जी। इतने सारे प्लेज आपने किए हैं, उनमें से आपको बेस्ट अपना सबसे दिल के करीब प्ले कौन सा लगता है? वैसे तो क्या है, सारे अच्छे हमारे प्ले रहे, और उसमें कसाई की दुकान का मुहूर्त टाइटल था, वो ड्रामा मेरे सबसे बेहद करीबी ड्रामा कुछ है। एक दो लाइन डायलॉग्स याद है आपको? उसमें डायलॉग्स ऐसे हैं कि एक कसाई होता है और उसके 2 बेटे होते हैं। तो वो बोलता है, बेटा अब तो रोज़गार वगैरह तो ख़त्म हो चुके हैं, मैं तो एक ये दुकान ही खोलकर और इसका मुहूर्त कर देता हूँ। तो एक बेटा बोलता है, अब्बू जान कि ये जो आपका कसाई का जो ये बना रखा है दुकान, इसका मुहूर्त करवा रहे हैं तो इसका फीता काटेगा कौन? बोला, पार्षद साहब को बुला लेंगे, कब काम आएंगे? अपने इलाके के भाई, बटन दबा दबा के आते हैं बार बार जाके वहाँ, उन्हें बुलाएंगे। दूसरा बेटा कहता है, अब्बू वो तो उनकी तो 1.5 टांग है, मतलब वो विकलांग है, वो तो कैसे आएंगे? ओहो। तो बोला, लेके आओ आप दोनों जा करके। तब वो एंट्री जब होती है पार्षद साहब की, वो इतनी भयानक एंट्री थी कि हम लोगों को भी नहीं पता कि ये सीन कैसे बन गया। कैसे कराया आपने एंट्री? डंडा लेकर चलते थे वो, तो डंडा लेके जैसे चले, तो जैसे अंदर आए उनसे बातचीत हुई, नमस्कार वगैरह किया, जो मेन लीडर थे कसाई का जो किरदार कर रहे थे, तो एकदम से वो स्लिप होते हैं। अरे बाप। रविंद्र मंच ओपन एयर थिएटर में किया था हमने। एकदम से वो पार्षद साहब स्लिप होते हैं, और स्लिप होते के साथ में जो डंडा था ना, वो ऐसे बल खाता है कि एक हाथ तो उधर रहता है, दूसरे बेटे के पास, वो पकड़ लेता है, और उसकी जो ये वाला था घुटने के पीछे का हिस्सा, वो डंडे पे आता है, और उनका सर नीचे और पैर ऊपर। वो शॉट इतना टिपिकल बनाया था कि अगर आर्टिस्ट स्लिप होता है तो उसके सीधी यहाँ लगती है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत सावधानी से हमने ये सीन बनाया, और डायलॉग्स इसमें बहुत सारे थे। तो ये मेरा मेन सीन था। ये मैं बता रहा हूँ, इतना मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब ऑडियंस ने वहाँ देखा था तो हुटिंग्स और सीटियों का तो चुप होने का नाम ही नहीं था। कॉन्सेप्ट कमाल, बहुत बढ़िया। मेंबर्स को लेकर थिएटर करते हैं जी। तो आपका कोई क्राइटेरिया है? आप उनको कहाँ वर्कशॉप्स देते हैं, कहाँ सिखाते हैं? उसके बारे में कुछ बताइए। वर्कशॉप वैसे तो रविंद्र मंच पे चलता है हमारा, ड्रामे के साथ साथ, और प्रैक्टिस होती है, 2 घंटे की हमारी प्रैक्टिस होती है, जिसमें पूरी टीम आती है, और जो बेस्ट से बेस्ट मेहनत कर रहा होता है उसे वैसे ही किरदार दिया जाता है उस प्ले का। जैसे लीड एक्टर्स होते हैं, सपोर्टिंग एक्टर्स होते हैं, क्राउड होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं, पहले ही बता देते हैं जो बेस्ट करेगा वो ये रोल लेके जाएगा, जो ठीक ठाक करेगा वो ये रोल लेके जाएगा। तो क्या है, सब जान लगा देते हैं। और कई बार ऐसा आता है कि लीड एक्टर्स में 4-4 लोग सामने आ जाते हैं, बच्चे जो हमारे आर्टिस्ट है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं किसको दें, फिर उसमें से भी हम तय करते हैं कि रोल कौन करेगा। तो इस बेस पर क्या है, कॉम्पिटिशन होता है, वो सीखते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। आपसे बात करा, समय सीमा का पता ही नहीं चला, इतने सारा आपने थिएटर की बारीकियाँ बताई, डायरेक्शन के बारे में बताया। हमारे युवा रंगकर्मी के लिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ में जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, तो उनके लिए, हमारे न्यू कमर्स के लिए आप कोई ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि वो थिएटर को जल्दी से जल्दी जानें? एक्चुअली क्या है, राजस्थान में मैंने देखा अक्सर लोग स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब थिएटर पे हम चाहते हैं कि इतने जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, जो अपना कैरियर ही इसी लाइन में रखना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या है, उन्हें एक मैसेज के ज़रिए इनवाइट करते हैं कि आप आओ, रिहर्सल्स देखो, आपको बेटर लगेगा तो आप करो, अब आगे बढ़ने की कोशिश करो। तो हम चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं, बहुत लोग हैं जो एक कलाकार बनना चाहते हैं, लेकिन कोई कलाकार इसलिए नहीं बन पाते, सपोर्टिंग नहीं है, सपोर्ट नहीं है पीछे, क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई कर लो, स्टडी कर लो, नौकरी लग जाओगे। और आर्टिस्ट चाहता है कि मैं सिर्फ अपनी लाइफ के 10 साल इसी में दे दूं पहले, क्योंकि ये लाइन बहुत स्ट्रिक्ट लाइन है, और इसमें जो आ जाता है तो वो कुछ अच्छा इंसान भी बनता है कलाकार बनने के साथ साथ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें,
और थिएटर करें। और हमें खुशी होती है कि बहुत लोग थिएटर पे आ रहे हैं और अपनी इस लाइन को एक्टिव करते करते वो आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी खुशी होती है कि जब वो बॉम्बे में उन्हें छोटा सा काम मिलता है, फिर छोटे से फिर वो आगे बढ़ता है, तो एक समाज का नाम होता है, समाज के साथ उसके परिवार का नाम होता है, परिवार के साथ उसके शहर का नाम होता है, और शहर के साथ उसके पूरे राज्य का नाम होता है। और जहाँ पर उसने प्ले किया उस ग्रुप का नाम होता है, उस टीम का नाम होता है, और जिसके निर्देशन में उसने काम किया उस गुरु का और डायरेक्टर का भी नाम होता है। तो ये इतना बड़ा सर्किल बन जाता है। हैट्स ऑफ, बहुत ही बढ़िया संदेश। आपने इतने सारे प्लेस किए हैं और कर रहे हैं, लेकिन आपने अभी मुझे एक चीज़ नहीं बताई, माइनर सी चीज़ है कि आप इस क्षेत्र में थिएटर की लाइन में अपना आइडियल किसे मानते हैं? इसका आइडियल मैं इरफान साहब को मानता हूँ, क्योंकि वो एक तो मतलब हमारे एक बिल्कुल करीबी थे, और दूसरा रंगमंच जयपुर में उन्होंने अभिनय सीखा, क्योंकि एक घर का इंसान ही उसे आइडल माने तो सबसे बेटर है। अच्छा, समय सीमा का पता नहीं चला दोस्तों, कब थिएटर की बातें जब चलती हैं तो वाकई में पता नहीं लगता है। इसलिए आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फिरोज़ मिर्ज़ा जी का, जिनसे थिएटर की बारीकियों को हमने जाना समझा, और आप लोगों को भी इस चीज़ के लिए पता लगा होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं आपसे वादा करती हूँ हम अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे एक और नए रंगकर्मी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।